नमस्कार, आप हैं कशिश के साथ और आपके साथ मैं हूं अनुपम। बिहार के साहिब पर बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट ने तेजाब हत्याकांड के गवाह राजीव रोशन हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान सीवान स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया कि 9 महीने के दौरान इस मामले की सुनवाई पूरी करके कोर्ट फैसला सुना दे। इस आदेश के दौरान ही सीवान पुलिस ने स्पेशल जेल कोर्ट में शहाबुद्दीन पर जेल में रहते हुए गवाह राजीव रोशन की हत्या की साजिश रचने और साक्ष्य इस मामले में साक्ष्य देते हुए चार्जशीट दायर किया गया था, जिसके आधार पर स्पेशल जेल कोर्ट ने शहाबुद्दीन के खिलाफ संज्ञान ले लिया और ट्रायल शुरू करने के लिए क्लेमेंट की प्रक्रिया पूरी हो इसके लिए शहाबुद्दीन को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। इस आदेश के अनुपालन से पहले ही शहाबुद्दीन के वकील ने संज्ञान के खिलाफ स्पेशल जज की अदालत में याचिका दायर कर दी, जिसके निष्पादन में 7 महीने का समय लग गया। स्पेशल जज ने शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को सही माना, लेकिन इस बीच स्पेशल जेल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी का तबादला हो गया, जिस वजह से न्यायिक प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया और हाईकोर्ट के आदेश 9 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करें इसका अनुपालन नहीं हो सका, जिस वजह से जमानत दे दी गई। जबकि देरी न्यायिक प्रक्रिया की वजह से ही हुआ है। थोड़ी देर में हम यह पूरा खुलासा दिखाएंगे। हमारे बिहार स्टेट हेड संतोष सिंह करेंगे ये बड़ा खुलासा। बिहार के साहिब पर बड़ा खुलासा, आखिर क्यों नहीं हो सका शहाबुद्दीन का ट्रायल। सरकारी वकील के तौर पर सिवान में लगातार उस मामले का में पटना से जा रहे थे और उस पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार उस केस को देख भी रहे हैं। मतलब ये जो आरोप लग रहा है कि सरकार उस मामले में जो पहल करनी चाहिए थी वो पहल नहीं हुई, जिस वजह से इन्हें ये राहत मिली। मैंने जो देखा उसमें तो पुलिस ने चार्जशीट किया, उसमें इनका रिमांड हुआ, कॉग्निजेंस हुआ। कॉग्निजेंस के बाद एक कानूनी लड़ाई अभियुक्त के द्वारा लड़ी गई, जिसमें कि उसने कॉग्निजेंस को ही चैलेंज किया और इसके कारण वो कमिटमेंट डिले हो गया और आज तक कमिटमेंट नहीं हो सका। इस कारण निष्पादन नहीं हुआ। तो अभियुक्त ने एक स्ट्रेटजी के तहत ही अपने कमिटमेंट को डिले करने के लिए एक हत्या के मामले में, जिसमें पुलिस ने स्टेट ने आरोप पत्र समर्पित कराया और उसके विरुद्ध तो तुरंत डिस्पोजल हो जाना चाहिए था, लेकिन डिले तो उनके तरफ से और उसी का लाभ उन्होंने उच्च न्यायालय में लिया है कि कमिटमेंट नहीं हो सका और ट्रायल डिले हो गया। लेकिन सरकार इस मसले पर जिस तरीके से रखना, आपको इस बातों को सामने लाना चाहिए कि जो कमिटमेंट की जो आप 9 महीने का समय दिया था, उस 9 महीने का उपयोग किस तरीके से अभियुक्त द्वारा इस पूरे मामले को मुकदमे को लेट करने में किया गया, विलंब कैसे हो, इसकी पूरी रणनीति अपनाई उसने। उसका लाभ वो उठाए, वो उस तरीके से लाभ भी उठाए, उनको जमानत भी इस आधार पर मिला। लेकिन कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया में आपको लगता नहीं कि ये इन चीजों को भी सामने लाना चाहिए था? बिल्कुल। कानून का जब फैसला आने वाला है उच्च न्यायालय में, उसके पूर्व इन परिस्थितियों का भी आंकलन होना जरूरी था कि आखिर किस परिस्थिति में ये 9 महीने बीत गए और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। उसमें अभियुक्त का रोल है और वो कुछ कानूनी प्रक्रिया है कि हर अभियुक्त किसी भी आदेश को चैलेंज कर सकता है बिफोर अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट। और इसी दांव पेच में जहाँ तक सरकार के वकील का सवाल है, उनको भी प्रॉम्प्ट रहने का है। तो कहीं न कहीं इन कानूनी पेचीदगी को हम आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इस 9 महीने का जो अवधि दिया गया था हाई कोर्ट से, इस अवधि के दौरान ट्रायल पूरी कर ली जाए, लेकिन किस तरीके से उसे उलझा कर रखा गया, ये हम एक दिखाने की कोशिश की कि अपील के माध्यम से 7 महीने का समय गया, कुछ समय मजिस्ट्रेट के नहीं रहने के कारण गया। तो ये एक पूरा खेल खेला गया है एक सिस्टम में। कह सकते हैं कि ये जो पेचीदगी है उसका कहीं न कहीं शहाबुद्दीन को लाभ मिला है। थे, लेकिन स्पेशल जो मजिस्ट्रेट है जहाँ से कमिटमेंट होता है केस का, तब सेशंस ट्रायल में आता है, तो वो मजिस्ट्रेट कुछ दिन नहीं थे, लेकिन फिर जो पहले मजिस्ट्रेट थे उन्हीं को पावर आ गया यहाँ कि आप स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूप में आप काम करेंगे। तो कमिटमेंट एक वजह है कि कमिटमेंट में एक्यूज का रहना आवश्यक है। तो एक्यूज यहाँ थे नहीं, वो भागलपुर थे, इसलिए कमिटमेंट नहीं हो सका। एक ये वजह है।
एक कॉग्निजेंस के खिलाफ रिवीजन हुआ था, तो रिवीजन हुआ था तो रिवीजन की सुनवाई हुई। रिवीजन की वजह से भी कमिटमेंट नहीं हो सका, चूंकि कॉग्निजेंस के खिलाफ रिवीजन है और जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा वहां से तब तक कमिटमेंट नहीं होगा। तो कमिटमेंट रिवीजन कुछ दिन पहले डिसमिस हुआ है, तो उसके बाद कमिटमेंट हो जाता। अगर ये भागलपुर नहीं रहते, यहाँ रहते तो हो जाता, लेकिन चूंकि ये एक्यूज यहाँ थे नहीं, इसलिए नहीं कमिटमेंट हो सका। एक ये भी कॉज है। वो अभी जो भागलपुर थे और हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है, तो अगर ट्रायल होता तो ये बेल नहीं हो पाता? हो सकता था, ऐसी हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। ये तो अब ऊपर के कोर्ट की बात है, क्योंकि ट्रायल के बाद भी तो क्या आता, क्या उसमें होता, ये तो अभी कोई उसका ही नहीं है। उसमें क्या होता ट्रायल में, तो ट्रायल के बाद ना वहाँ ट्रायल जो होता उसके बाद वहाँ फिर अगर 9 महीना में ट्रायल हो जाता तो वहाँ दिन एक कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमने शहाबुद्दीन का के पूरे केस का स्टडी किया और कि भाई आप समझिए कि व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को शहाबुद्दीन जैसे लोग किस तरीके से लाभ उठाता है। इस इशू पे हम लगातार सिवान में जो सरकार के वकील, सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं, उनसे भी हमने बात की, हमने जेपी सिंह से भी बात की। लगातार इस शहाबुद्दीन के केस में सरकार के पक्ष से दलील देते रहे वो क्या मानते हैं। और हम बात कर रहे हैं अरविंद जी से। ये हम आप बताएं कि पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी में भी वकील हैं, कई सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुकदमा भी इन्होंने जीता है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम का लाभ अभियुक्त उठा रहे हैं, मान लीजिए कि आप 9 महीने के अंदर में कहा कि ट्रायल कंक्लूज कीजिए, वो वहाँ पे कॉग्निजेंस होता है, कॉग्निजेंस के खिलाफ वो फिर ऊपर कोर्ट में आता है, जब तक कोर्ट खारिज करे 7 महीने का समय बीत जाता है, फिर 2 महीने के समय में जज साहब नहीं रहते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहीं कहीं उसका लाभ उनको शहाबुद्दीन को मिला। क्या ये व्यवस्था में किस तरीके से इसको दिखाया सकता है? कि मैं मानता हूं कि इसमें हाईकोर्ट का ही दोष है, क्योंकि जब हाईकोर्ट ऑर्डर करता है तो हाईकोर्ट को ये तो देखना ही चाहिए कि वो जज तो वहां रहे, तो गवर्नमेंट का दोष भी है, लेकिन उससे ज्यादा दोष आप कहिएगा तो हम 60% दोष हाईकोर्ट का मानेंगे। लीजिए कि आपने कहा कि 9 महीने के अंदर में पूरे इसको आप कंक्लूज कर लीजिए, ट्रायल को कंक्लूज, लेकिन वो चले गए डीजी के यहाँ, 7 महीने वहां पे वक्त लग गया। तो ये क्या हाईकोर्ट इन सब मसलों पर गौर नहीं करती है कि भाई आखिर अभियुक्त इस सिस्टम का वो लाभ उठा रहा है? आप 9 महीने का बॉन्ड टाइम फ्रेम देते हैं, लेकिन वो 7 महीने इसी तरीके से आप ही के कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका वो लाभ उठा रहा है। एकदम करना चाहिए था। एक तो हर जिला के लिए एक इंस्पेक्टिंग जज होता है, उसको ये देखना चाहिए था। दूसरा ये कि जो सरकारी वकील वहां पर थे उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था उस जज साहब के पास कि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है। तो ये जो हियरिंग था जो कॉग्निजेंस के खिलाफ, वो 1 से 1.5 महीने में चलता। बाद में जज नहीं है, वकील साहब को डीएम को लिखना चाहिए था, डीएम को गवर्नमेंट को लिखना चाहिए था, और गवर्नमेंट को भी मॉनिटर करना चाहिए था। गवर्नमेंट और लॉ अफसर को जो उनके लीगल एडवाइजर हैं, यहाँ पे लॉ सेक्रेटरी हैं, और एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट के नोटिस में लाना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर है, और ये फेलियर कई केसेस में हो रहा है, हर केसेस में हो रहा है। 30-40 साल से केस चलता है, और कई बार जज के नहीं होने से, कई बार वकीलों की गड़बड़ी से होता है। इसको ठीक करने की बहुत ही जरूरत है। तो हम शहाबुद्दीन के बहाने हम आपको वो सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, उस प्रणाली में किस तरीके से अभियुक्तों को, मतलब आप एक्यूज हैं और किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं और उसकी कहां कहां गुंजाइश है। हम इस पूरी स्टोरी के माध्यम से ये हम आपको दिखाने की कोशिश की कि आप देखिए किस तरीके से 9 महीने पहले पटना हाई कोर्ट में ये आदेश होता है कि उनका आप ट्रायल पूरी तरह से कराएं, और समय देते, एक निर्धारित फ्रेमवर्क के समय देते हैं कि इस तरह समय में आप पूरा करें। लेकिन आप ही के कानून के सहारे किस तरीके से अभियुक्त उस पूरे आपके आदेश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और उसका लाभ उसे ये मिला कि वो जमानत पर छूट गए। तो ये हम दिखाने की कोशिश की पूरी स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये स्टोरी में कानूनविदों की बात को रखना और उसके सहारे पूरे स्टोरी को आप तक पहुंचाना हमारी ये भूमिका थी। और हम इस भूमिका के माध्यम से सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कहां कहां इस पूरे व्यवस्था में का लाभ अभियुक्त उठाते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ संतोष, कशिश न्यूज पटना। और हमारे स्टेट हेड संतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, हम सीधे उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। संतोष, तो क्या हम इस पूरे मामले में ये साफ साफ कह सकते हैं कि दोष कहीं ना कहीं हमारी
जुडिशियल सिस्टम में था, इसका फायदा शहाबुद्दीन को मिला, और जो रही सही कसर थी उसे सरकारी वकील ने पूरा कर दिया। अगर हम वो इसलिए देखिए, ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो है, जुडिशियल प्रोसीड्योर जो है, उसको लेकर हम समझाने, ये पूरी रिपोर्ट के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और सरकार में बैठे मंत्री जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होना है। क्योंकि आज एक शहाबुद्दीन जेल से छूटा है, और इस बहाने पूरे हम जुडिशियरी सिस्टम को समझिए कि किस तरीके से अपराधी, जो बड़े अपराधी हैं, बाहुबली हैं, वो जुडिशियरी जो सिस्टम है उसका वो फायदा उठाते हैं। वो बेल के लिए जाते हैं हाई कोर्ट। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि वो राजीव रोशन हत्याकांड मामले में जब उनको जमानत नहीं मिली तो वो फिर दोबारा फाइल किए उसी कोर्ट में कि भाई आप जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि उस मामले में ट्रायल में देरी हो रही है और हम 11-12 वर्षों से जेल में। कोर्ट ने आदेश किया कि आप 9 महीने के अंदर में पूरी ट्रायल प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। जैसे ही ये आदेश हम आपको बताएं, हम और दर्शकों को भी बताएं कि शहाबुद्दीन के लिए सरकार ने 2 तरह के कोर्ट का गठन किया हाई कोर्ट के आदेश पर। एक जेल के अंदर स्पेशल कोर्ट है जो मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करते हैं, और एक स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ शहाबुद्दीन के मामले की सुनवाई करते हैं। तो दोनों कोर्ट को यह संयुक्त रूप से यह आदेश हुआ। आदेश जैसे ही वहां पे पहुंचा, पुलिस ने उस पूरे मामले का अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट दाखिल कर दिया, और शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, और उस आधार पर उसने चार्जशीट दाखिल कर दिया। अब देखिए क्या कानूनी फैलिसी और कैसे उसका उपयोग अपराधी करते हैं। चार्जशीट जैसी दाखिल हुआ, तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो लोअर कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है वो कमिटमेंट होता है, वो प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर हो गया जिन अपराधियों का, तो वो केस फिर ट्रायल कोर्ट में चला जाता है। जैसे ही कमिटमेंट के लिए शहाबुद्दीन को आदेश हुआ कि आप कोर्ट में, क्योंकि कमिटमेंट के दिन अभियुक्त का उपस्थित रहना अनिवार्य है, लेकिन जैसे ही ये आदेश हुआ कमिटमेंट के लिए, वो लोअर कोर्ट के जो फैसले थे संज्ञान लेने के लिए, उसके खिलाफ वो चले गए स्टेशन जज के सामने कि हमारे खिलाफ जो ये लिए है ये गलत है, इन्होंने हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, हम जेल में रहते हुए हम पर मर्डर केस का चार्ज लगाया गया है। उस मामले के सुनवाई में 7 महीने लगा। हम अपने दर्शकों को बताएं कि 7 महीने तक उस मामले की सुनवाई हुई स्पेशल कोर्ट में, और ऐसे में कमिटमेंट नहीं हो सका। कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उस याचिका को खारिज कर दिया, और कमिटमेंट इस बीच में नहीं हो सका। हम ये भी समझने की कोशिश करें कि ये 7 महीने का वक्त लग गया, और उसके बाद सेशन कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उस याचिका को खारिज कर दिया कि नहीं, आपके जो हमारा जो नीचे का जो जुडिशरी सिस्टम ने जो आप पर कॉग्निजेंस लिया है वो सही है। अब देखिए क्या होता है, इस बीच में जो लोअर कोर्ट के जिस न्यायाधीश को ये देखना था पूरे केस के मामले को, उनका तबादला हो जाता है, और पिछले लगभग 1.5-2 महीने से उस कोर्ट में कोई भी जजेस नहीं है, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नहीं है, जिसकी वजह से वो वहां पे सुनवाई नहीं हो सकी। और इस बीच शहाबुद्दीन हाईकोर्ट पहुंच गए, और हाईकोर्ट ने उनको वो जमानत दे दी। तो ये देखिए कि ये खेल, और ये खेल सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं खेलते, हर बड़े अपराधी जो अपराध दुनिया का अंडरवर्ल्ड माने जाते हैं, वो कोर्ट की इस फैलेसी का उपयोग करते हैं, और वो बाहर तो मतलब एक जो बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं संतोष जी, एक जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि शहाबुद्दीन का ट्रायल क्यों नहीं हो सका, शहाबुद्दीन जेल से कैसे छूट गया, इसका जवाब यह है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम में कुछ खामियां थी, और इसी का फायदा या जटिलता थी, इसी का फायदा शहाबुद्दीन ने उठाया। दूसरा बड़ा सवाल मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भागलपुर जेल में जो शिफ्ट किया गया था 6 महीने पहले शहाबुद्दीन को, आपने एक वकील से बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो भागलपुर शिफ्ट नहीं होते, अगर वो पटना रहते, बेऊर जेल में रहते, तो शायद उन्हें जमानत नहीं मिलती। देखिए, वो जो जिन वकील का हमने बयान सुना है, वो सरकार की तरफ से सिवान कोर्ट में दलील पेश करते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने भी इस खेल में शहाबुद्दीन को मदद किया है, ये साफ झलक रहा है। क्योंकि ये कोर्ट का प्रोसीड्योर है कि अगर मान लीजिए कि उस भागलपुर से उनको लाना है, क्योंकि ये इन बातों को उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वीकार किया कि मजिस्ट्रेट वहां पे उस जगह पे मजिस्ट्रेट काफी दिनों से नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति थी तो सरकार को सीधे उनको सरकार को लिखना था और हाईकोर्ट को सूचित करना था कि ट्रायल में ये परेशानी हो रही है, इसलिए उनको सिवान कोर्ट लाया जाए। लेकिन कहीं से भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि भागलपुर से इनसे लाया। लेकिन भागलपुर जाने और इस केस के ट्रायल से कोई संबंध नहीं है। हम अपने दर्शकों को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भागलपुर जेल, और इसमें क्योंकि ट्रायल का जो प्रोसेस था
उस प्रोसेस को किस तरीके से वो अपर कोर्ट में जाकर उसको रोकवाया शहाबुद्दीन ने, वो देखिए कि 7 महीने। अगर मान लीजिए इसमें भी ये था कि सरकारी वकील वो कह सकते थे कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का आदेश है 9 महीने के अंदर में ट्रायल पूरे करके फैसला सुनाया जाना है। ये 7 महीना जो खींचा उस ट्रायल सिर्फ उस कॉग्निजेंस के खिलाफ, उसमें सरकारी वकील हाई कोर्ट से मार्गदर्शन ले सकते थे, लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि वो हम हाई कोर्ट तक पहुंचे लेकिन वो डेट ही नहीं मिल सका। वजह जो भी रहा हो, लेकिन इस फैलेसी के कानून के अंदर की जो ये क्रिमिनल जुडिशियरी सिस्टम जो है या जस्टिस सिस्टम के ये उसका ये एक बड़ा ये लकुना है और जिसका फायदा हर बड़ा अपराधी उठाता है। इसी तरीके से वो जेल में बंद रहेंगे, कहेंगे कि हम 8 महीने से हमें जमानत नहीं मिली, 8 साल से मुझे जमानत नहीं मिली, इस मामले को कहा जाए शीघ्र ट्रायल करने के लिए। ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका का आदेश करता है इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अगर शहाबुद्दीन जेल से बाहर आया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम की जटिलता थी और इन जटिलताओं के बीच एक लूप होल भी निकाला गया शहाबुद्दीन जैसे लोगों के द्वारा। इसका फायदा भी कई मौकों पर लिया गया, जहां कहीं भी न्यायपालिका की ओर से थोड़ी नरमी बरती गई, शहाबुद्दीन ने उसका पूरा फायदा उठाया और नतीजा यह है कि आज शहाबुद्दीन जेल से बाहर है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। धन्यवाद मेरी बेटी को शिक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह इस महीने की 15 तारीख तक अपना अग्रिम कर देना न भूलें। सेल सिटी, जिसकी बुनियाद में है कशिश डेवलपर्स की विश्वसनीयता, आइडियल लोकेशन, रांची के बीच लेकिन शोरगुल से दूर, पास में एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल और अस्पताल, जहां पड़ोस में है JSCA स्टेडियम, हाई कोर्ट, विधानसभा और राजधानी के प्रतिष्ठान, किला बंद सुरक्षा, खुशनुमा वादियों के बीच मॉडर्न लाइफस्टाइल, कैंपस में डेली नीड्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मुकम्मल इंतजाम। अ कंप्लीट टाउनशिप आपको देता है सुविधा संपन्न घर, बजट के मुताबिक चुनने के विकल्प। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। और पटना से ही बड़ी खबर, जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव से अपील की गई है गठबंधन धर्म का उल्लंघन ना हो। रघुवंश प्रसाद के बयान का हवाला देते हुए जेडीयू के नेताओं ने यह अपील की है। सहमति बनी, सरकार चल भी रही है, किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, उनका हम लोग भी आदर करते हैं, बराबर ऐसी टिप्पणी, ऐसी तलखी और ऐसी अमर्यादित भाषाओं के साथ लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, जो कहीं से भी गठबंधन की राजनीति में मर्यादा इसकी अनुमति नहीं देता। और ये ओछापन, छिछलापन, व्यक्तिगत रंजिश राज्य के लिए, समाज के लिए कभी किसी राजनीतिक मर्यादाओं के तहत कभी कोई किसी ने सुना नहीं है। भाई गठबंधन तो सबका धर्म है। आपको अगर कोई तलखी है, कोई परेशानी है, हम लोगों को भी तो अपने दल के भीतर भी इस बात को रखनी चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विरोधी स्वर उनका रहता है। इसलिए हम लोग श्री लालू प्रसाद जी आदरणीय
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से अपील करना चाहते, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहते कि सामान्य कोई लोग होते, अगर मामूल लोग होता तो ठीक है, अपनी बात सनकी में या अनजाने में या अज्ञानता में उन्होंने कुछ बातों को बोल दिया, लेकिन वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लगातार बोलते जा रहे हैं। ये लोगों के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता, इसलिए मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अपने दल के भीतर में गठबंधन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से वो कृपा करके रोकने का निश्चित रूप से भरोसा दिलाएं। शहाबुद्दीन की जमानत के विरोध में एनडीए नेताओं ने राजभवन मार्च किया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा और शहाबुद्दीन के जमानत का विरोध किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक राज्य सरकार नहीं गई है और अब आज 4 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ रही है और प्रशांत भूषण जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये तो बिहार के लिए शर्मनाक है कि कोई एक व्यक्ति जाए सुप्रीम कोर्ट में और सरकार चुप्पी साधे रहे। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनकी बेल को तोड़वाने के लिए और बेहतरीन वकील रखकर उनकी बेल को खंडित कराने का, उनकी बेल को रिजेक्ट कराने की कार्रवाई कर। पटना में आज से जेडीयू के जिलाध्यक्षों का चुनाव चल रहा है। इसे लेकर राज्य भर के जेडीयू कार्यकर्ता पटना पहुंचे। चुनाव प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी। एमयू के कुलपति साकेत कुशवाहा की सद्बुद्धि के लिए दरभंगा में हवन किया गया। छात्रों ने हवन पूजा के साथ साथ कुलपति का पुतला दहन भी किया। छात्रों ने कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी मनमानी और पत्रकारों से माफी नहीं मांगते तो आगे और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। राज्यपाल को लिख करके दे रहे हैं, सारा कटिंग जा रहा है, सारे का सीधी राजभवन को उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। ये हमला का हम घोर भर्त्सना करते हैं और अगर वो बीसी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपने गुर्गों को अगर विश्वविद्यालय से बर्खास्त नहीं करते हैं तो लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हम एक सिंबॉलिक आंदोलन विश्वविद्यालय के कुलपति के। जेएनयू में वामपंथी विचारधारी की जीत पर सिवान में भाकपा माले की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। सीतामढ़ी के डुमरा थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर से आ रहे ऑटो से कई कार्टून शराब जब्त की है। ऑटो चालक सहित 3 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी और इसी के आधार पर लगमा में जाल बिछाकर पुलिस ने ऑटो से शराब जब्त की है। इधर बेगूसराय में भी कार और सूमो से 196 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने चकिया ओपी के राजेंद्र पुल के पास चेकिंग अभियान चलाकर शराब की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने 6 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शराब की यह खेप झारखंड से लाई जा रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ एक बार फिर हुई। देर शाम अंधेरा होने के कारण सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया था, जिसे सुबह होते ही जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही मुठभेड़ में मरने वाले आतंकियों की संख्या 8 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर सोमवार को 5 सितंबर के अपने फैसले में संशोधन करते हुए कर्नाटक को थोड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के लिए कर्नाटक कावेरी नदी से अब तक 15,000 क्यूसेक की जगह 12,000
क्यूसेक ही पानी छोड़े। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें किसानों को 12 घंटे बिजली मुफ्त देने के साथ कई वायदे किए गए। गुमला में मुठभेड़ में नक्सली आशीष के मार गिराए जाने के बाद सीआरपीएफ के डीजी और डीजीपी डीके पांडे ने पालकोट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ आईजी अभियान भी मौजूद रहे। बता दें कि कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 25 लाख के नामी नक्सली आशीष को मार गिराया था। पटना में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू से अपील की कि गठबंधन धर्म का उल्लंघन ना हो। मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया रघुवंश सिंह के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। झारखंड के सीएम रघुवर दास भोपाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गरीब कल्याण एजेंडा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी शासित राज्यों में चल रहे गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर मंथन हुआ है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन शराबबंदी पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखे। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम से जब मुलाकात होगी तो शराबबंदी को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही शिबू सोरेन ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को गलत बताया। लगातार हो रही बारिश ने पटना की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग समेत कई इलाकों में जलजमाव हो गया। बारिश को देखते हुए राजधानी के अधिकांश स्कूल बंद करा दिए गए। लगातार हो रही बारिश से पटना सिटी में कई जगहों पर जलजमाव हो गया। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जलजमाव के कारण नाले का गंदा पानी घरों में घुस रहा है। इस बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। बाबा रामदेव ने कहा कि युवाओं की मांग को देखते हुए पतंजलि ने स्वदेशी जींस पेश करने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि समूह रोजमर्रा के उत्पादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावना तलाशने को तैयार है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड की गरुड़ डिवीजन की ओर से उत्तराखंड के जंगलों में युद्धाभ्यास 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए अमेरिकी सेना के जवान भी बरेली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के चौबटिया में अगले सप्ताह से युद्धाभ्यास शुरू होगा। आज झारखंड का प्रकृति पर्व कर्मा है, जिसे लेकर रांची समेत राज्य भर में उत्साह है। रांची के जनजातीय विभाग में भी कर्मा के मौके पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं और पूरे विधि विधान से कर्म डाल की पूजा की। रोशमिता हरिमूर्ति को मिस दिवा 2016 चुना गया और वो अगले साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बेंगलुरु की 22 साल की रोशमिता ने 15 लड़कियों के बीच इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह दी गई, जबकि गौतम गंभीर को मौका नहीं मिला। रोहित भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। पहला टेस्ट 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म मैं दिल है मुश्किल में कैमियो करते नजर आएंगे। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर और किंग खान के बहुत अच्छे दोस्त करण जौहर ने किया। दिव्य आयुर्वेदिक फाउंडेशन। आज कोई डायबिटीज से परेशान है तो कोई जोड़ों के दर्द से लाचार, कोई किडनी फेलियर का है शिकार तो किसी को पड़ी है डिप्रेशन की मार। फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल ने भी कर दिया है हजारों जिंदगियों को बेकार। कब तक जिएंगे आप इन गंभीर बीमारियों के साथ? इसलिए स्वस्थ जिएं और स्वस्थ रहें और अपनाएं दिव्य संजीवनी किट। दिव्य आयुर्वेदिक फाउंडेशन आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी जिंदगी से बीमारियों को दूर कर सकता है, आपको जीने का एक नया मंत्र दे सकता है। दिव्य आयुर्वेदिक फाउंडेशन का लक्ष्य है स्वस्थ सुखी संपन्न समाज। इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इसमें आयुर्वेद, योग और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे, जिनके माध्यम से आप अपने शरीर चक्रों को बैलेंस करके स्वस्थ तन और मन पा